ओलंपिक में नीरज चोपड़ा पर टिकी देश की निगाहें। जैवलिन थ्रो में हरियाणा के छोरे से गोल्ड की उम्मीद। पहले ही प्रयास में फाइनल में पहुंचे थे नीरज चोपड़ा। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दंगल में उतरेंगे बजरंग पूनिया। ओलंपिक में भारत को एक और पदक की उम्मीद। सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग ने किया था निराश। सिरमौर में खाई में लटकी बस, यात्रियों की जान। ड्राइवर ने दिखाई दिलेरी, जान जोखिम में डालकर बचाई 25 जिंदगियां। टल गया बड़ा हादसा। पानीपत के गांव छेरा के बीच सड़क में हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने कार चालक को पीटा। साइड देने को लेकर हुआ था विवाद। करनाल में शिवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, मौके पर ही हुई मौत। और गोहाना में किसान की हत्या के बाद बवाल। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया रोड जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद खोला जाम। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोप। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सिरमौर में NH 707 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां खाई में बस लटक गई और साथ ही यहां अटक गई कई जिंदगियां। हालांकि ड्राइवर ने दिलेरी दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर 25 जिंदगियां बचाई। हाईवे से फिसलकर खाई में लटकी थी ये बस। शिलाई से गतादार की तरफ जा रही थी ये निजी बस, जो रास्ते में ही लटक गई और एक बड़ा हादसा होने के कगार पर था। लेकिन ड्राइवर की दिलेरी और सूझबूझ के कारण यह हादसा टल गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बस जो है वो कैसे लटक गई। सिरमौर के नेशनल हाईवे 707 की ये तस्वीरें हैं, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर ड्राइवर ने 25 जिंदगियां बचाई हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शुक्रवार दोपहर को ये बड़ा हादसा टल गया। यहाँ के शिलाई बोहरात खड्ड के पास NH 707 पर एक प्राइवेट बस फिसलकर खाई में लटक गई और उस समय बस में 24 लोग सवार थे। ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगा दिया और सभी सवारियों के उतरने तक ड्राइवर ने ब्रेक ही लगाए रखा। ड्राइवर की बहादुरी से इतनी जिंदगियां बच गई। सतीश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सतीश, ड्राइवर की बहादुरी से इतना बड़ा हादसा भी टल गया और इतनी जिंदगियां भी बच गई। लेकिन हादसा ये हुआ कैसे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल हमें देखिए, ये जो निजी बस है सवारियों को लेकर शिलाई से गताधार की तरफ जा रही थी और बोहराड़ के समीप ये जब पहुंची तो अचानक बस का रॉड टूट गया और इसी कारण बस जो है असंतुलित हो गई और खाई की तरफ ये बस जा रही थी। पर कहीं ना कहीं ड्राइवर की सूझबूझ काम आई और ड्राइवर के सूझबूझ के चलते ही बस में बैठी 24 सवारियों की जान जो वो बच पाई है। आपको बता दूं कि जिस स्थान पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, यहाँ गहरी खाई थी, तो यदि ये बस खाई में गिरती तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ जो बस चालक है उसकी सूझबूझ काम आई और उसकी सूझबूझ के चलते जो इन सवारियों की जिंदगी बची है। बिल्कुल तो शुक्रिया सतीश फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस ड्राइवर की सूझबूझ के कारण ये जिंदगियां बच गई। सिरमौर में NH 707 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। और अब बात करते हैं पानीपत की, जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां गांव शेरा में महिला ने कार चालक को बुरी तरह से पीटा। कार चालक के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। महिला ने कार चालक को एक के बाद एक 9 थप्पड़ मारे। क्रिकेट खेलने वाले बैट से भी युवक की पिटाई की है। महिला ने अपने परिजनों को बुलाकर भी कार चालक की पिटाई करवाई है। सड़क पर साइड देने को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मामला इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और उसके बाद इस युवक की पहले इस महिला ने पिटाई की, उसको एक के बाद एक थप्पड़ जड़े और उसके बाद अपने परिजनों को बुलाया। आसपास के लोगों से भी इस युवक की पिटाई करवाई। हालांकि युवक बार बार जो है वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये महिला कुछ भी सुनती हुई नजर नहीं आ रही। पूरा मामला सिर्फ साइड ना देने को लेकर शुरू हुआ और एक विवाद में तब्दील हो गया।
सुमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। सुमित, पूरा मामला जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ साइड ना देने की बात थी जो ये महिला अपना आपा खो बैठी, और फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है? अभी देखिए 2 रोज पहले जो है ये घटना है, ये पानीपत के गांव छेरा का जो है पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने बताया कि जिस समय महिला स्कूटी पर जा रही थी और कार सवार की उसी सड़क से जा रहे थे, तो साइड न देने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई है। जैसे ही गाड़ी रुकी है तो महिला ने जो युवक को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद में महिला ने घर वालों को बुलाया, फिर उन्होंने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। इसके बाद हंगामा पूरा वहां पर हो गया, जिसके बाद पुलिस भी मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी। तो पुलिस के आने के बाद जो है मामले को शांत करवाया गया था, और मामले को शांत करवाने के बाद जो है युवक ने एक शिकायत जो है पुलिस को महिला के साथ दी है। जिसके बाद महिला ने भी एक शिकायत जो है युवक की खिलाफ दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक जो है गाड़ी का पीछा करते हुए उसने उनको मारा है। इस मामले में फिलहाल डीएसपी सतीश का कहना है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसकी शिकायत में क्या सच्चाई है, जिसकी शिकायत में जो भी सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई जरूर बनती है, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई मामला है जिसको लेकर बात यहां तक पहुंच गई। लेकिन अगर सिर्फ साइड ना देने की बात है तो वाकई में ये जांच का विषय है कि आखिरकार गलती किसकी है। शुक्रिया सुमित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क पर हाई वोल्टेज महिला का ड्रामा यहां देखने को मिला है। इस महिला की ओर से एक के बाद एक थप्पड़ जड़े गए इस व्यक्ति को, और उसके बाद अपने परिजनों को बुलाकर भी इसकी मारपीट करवाई गई, और बात सिर्फ साइड ना देने की बताई जा रही है, जिसके बाद अपना आपा खो बैठी ये महिला। और अब बात करते हैं ओलंपिक्स की, जहां देश के खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। तो आज ओलंपिक में नीरज चोपड़ा पर देश की निगाहें टिकी हैं। जैवलिन थ्रो में हरियाणा के छोरे से गोल्ड की उम्मीद है। पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर थ्रो कर फाइनल में पहुंचे थे नीरज, और आज जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला हो रहा है। एशियन गेम्स में 88 मीटर का थ्रो कर जीता था गोल्ड, और आज ओलंपिक्स में भी, टोक्यो ओलंपिक्स में भी नीरज से गोल्ड की उम्मीद ये देश कर रहा है। तो हरियाणा के छोरे से हरियाणा के मुख्यमंत्री के समेत हरियाणा की जनता और पूरे देश की जनता जो है वो गोल्ड की उम्मीद कर रही है। तो ओलंपिक में प्रदर्शन कर रहे नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी पर फेंक कर जो फाइनल में अपनी जगह बना ली थी, और पदक जीतने में अगर वो कामयाब रहे तो ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत का ये पहला पदक होगा। तो वहीं दूसरी ओर आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए दंगल में उतरेंगे बजरंग पूनिया। सेमीफाइनल मुकाबले में बजरंग पूनिया ने हालांकि निराश किया था। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन से मात खा गए थे बजरंग। जितने आसानी से उन्होंने पहले प्री क्वार्टर को जीता, उसके बाद क्वार्टर फाइनल को जीता और सेमीफाइनल में पहुंच गए, तो पूरे देश की नजरें टिकी थी कि सेमीफाइनल को भी बड़ी आसानी से वो पार कर लेंगे। लेकिन सेमीफाइनल में वो इतना जो बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो सेमीफाइनल में उनको हार मिली। लेकिन आज बजरंग पूनिया से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद है। 65 किलो की फ्री स्टाइल कुश्ती में वो मैदान में उतरेंगे और भारत को उनसे पदक की उम्मीद है। और केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम पर कर दिया है। नाम बदलने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। वहीं पीएम मोदी ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उनका हौसला बढ़ाया। देखिए ये रिपोर्ट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये बड़ा फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने कहा,
कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा करने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड देना कोई विवाद का विषय नहीं है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। उनके कीर्तिमान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए शुक्रवार को पीएम मोदी ने ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए खेलने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों से भी बात की। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम भले ही पदक नहीं जीत पाई हो, लेकिन 1980 के बाद टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पीएम ने पूरी टीम को बधाई दी। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। पीएम से बातचीत के दौरान टीम की कई खिलाड़ी भावुक हो गई, जिस पर पीएम ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। आइए अब मेजर ध्यानचंद के कीर्तिमान के बारे में जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद की बदौलत भारत को 1928 से लगातार 3 ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल मिला। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के उसी जादूगर को सम्मान देने के लिए अब उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मेजर ध्यानचंद अब तक भारत के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उनके खेल के मुरीद जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक थे। चलिए जानते हैं कौन थे मेजर ध्यानचंद। एक बार फिर देश में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है। वो सम्मान जिसका कई सालों से इंतजार उनका परिवार कर रहा था, उनके चाहने वालों को था, खेल प्रेमियों को था। मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। सरकार इसे इस महान खिलाड़ी का सम्मान बता रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये महान खिलाड़ी थे कौन, कैसे इन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। आखिर उनके इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद भी क्यों कहा जाता है कि आज तक उनके जैसा खिलाड़ी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हॉकी के खेल में उन्होंने भारत को वो कामयाबियां दिलाई जो एक मिसाल बन गई। गेंद उनकी हॉकी स्टिक से लगते ही करिश्मा करने लगती थी। ध्यानचंद न सिर्फ हॉकी के खेल के महारथी थे, बल्कि उनमें देशभक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी तो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी ध्यानचंद को सैल्यूट करना पड़ा था। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए थे। 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में ध्यानचंद ने हिस्सा लिया था और तीनों ओलंपिक्स में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे।
बर्लिन ओलंपिक में तो ध्यानचंद ने 13 गोल दागे थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा था। फाइनल मुकाबला नीदरलैंड से था, लेकिन जीत की जिम्मेदारी मेजर ध्यानचंद के कंधों पर थी। भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से मात दे दी। मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल किए। यहां से भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने कुल 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल तो अकेले ध्यानचंद ने दागे। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932, भारतीय हॉकी टीम का पहला मुकाबला जापान से था, जिसे भारत ने 11-1 से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 4 गोल किए। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह और गुरमीत सिंह ने 3-3 गोल दागे। फाइनल मुकाबला अमेरिका से था और अमेरिका के खिलाफ भी भारत ने गोल की झड़ी लगा दी। अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराया था। रूप सिंह ने सबसे ज्यादा 10 और ध्यानचंद ने 8 गोल दागे। अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जापान और अमेरिका के खिलाफ 2 मुकाबलों में कुल 35 गोल दागे, जिसमें सिर्फ ध्यानचंद के 12 गोल थे। बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान ध्यानचंद के हाथों में थी। भारत ने शानदार आगाज करते हुए लीग स्टेज के पहले मैच में हंगरी को 4-0 से शिकस्त दी। इसके बाद अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात दी। इस मैच में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 4 गोल दागे। फाइनल मुकाबला जर्मनी से था, लेकिन ध्यानचंद की कप्तानी में भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया और ओलंपिक में भारत ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। फाइनल मुकाबले में कप्तान ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 3 गोल किए। ध्यानचंद ने देश की हॉकी के लिए जो योगदान दिया वो आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। ध्यानचंद जैसा हीरा ना तो इससे पहले कोई हुआ है और ना उनके बाद। मोदी सरकार देश के सबसे बड़े खेल अवार्ड का नाम बदलकर उन्हें सम्मान देना चाहती है, लेकिन विपक्षी नेता इसके पीछे राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हॉकी के इसी जादूगर के नाम पर अब खेल का जो पुरस्कार है उसका नाम रख दिया गया है राजीव गांधी पुरस्कार से बदलकर। तो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के चीफ डिफेंडर चंबा के वरुण शर्मा को प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। जयराम सरकार ने खेल नीति प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है। सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का ऐलान किया। नई खेल नीति के तहत ही वरुण शर्मा को ये इनाम राशि दी जाएगी। नई खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, रजत पदक जीतने वाले को 1 करोड़ और 20 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ मिलेगा। तो वरुण शर्मा को 1 करोड़ का इनाम देगी हिमाचल सरकार। इस परिस्थितियों में क्योंकि हमारे लिए खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद आफ्टर 41 ईयर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश, ये पूरे देश को जो हॉकी में सम्मान मिला है और हॉकी में हम कांस्य पदक जीते हैं और उसमें हिमाचल का कंट्रीब्यूशन भी रहा क्योंकि एक खिलाड़ी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे। और ऐसी स्थिति में हमने ये तय किया कि इस राशि को रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने तय किया कि कांस्य पदक वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी के शानदार प्रदर्शन से हर कोई खुश है। उन्हें मेडल बेशक नहीं मिला, लेकिन अपने आखिरी मैच में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। हरियाणा सरकार ने अब इन महिला हॉकी खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार कर दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की और कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम रानी झांसी की तरह अंत तक लड़ी है, इसलिए सरकार की ओर से सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। गेम्स में बहुत ही अच्छे जो समाचार मिल रहे हैं, उसमें आज हमारी जो टीम है लड़कियों की हॉकी की बहुत ही बढ़िया ढंग से खेले हैं और एक समझो बराबर का मुकाबला ब्रिटेन की टीम के साथ था। बहुत मामूली अंतर से 1 गोल से हम जीत नहीं पाए हैं,
फिर भी हमारी जो टीम बहुत अच्छी प्रकार से खेली है, बड़े दमदार तरीके से खेली है। और उसमें अच्छी बात यह है कि हरियाणा के उसमें 9 खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही थी, तो आज उनका स्थान चौथा स्थान रहा है। तो उस उपलक्ष्य में हमने उनके लिए आज 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है। और मैं उनको एक प्रकार से ये कहूँगा कि इसी उत्साह से खेलें और आगे बढ़ें। अगली बार ये जो कमियां रहेंगी इसको पूरा करें। अभी सब टीमों का एक पूरा होने के बाद जरूर एक कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही सब खिलाड़ी वापस लौट आते हैं तो सभी जो हमारे 30 खिलाड़ी गए हैं सबके लौटने के बाद हम एक कार्यक्रम करेंगे। और अब कुछ सवालों की बात करते हैं और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो अपना फोन उठाइए और आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके जवाब तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। और देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसके लिए न्यूज 18 की ओर से एक मुहिम भी शुरू की गई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।